हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्या था, हाँ एक बार ग्रेजुएशन कर ली तो कोई भी कंपनी हमको उठा ही लेगी, हाँ जॉब ही पड़े वहाँ पे। तो हमने क्या किया कि कहीं से हमको फिर से पता चला कि हैदराबाद में क्लासेस होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, बहुत सस्ते में सिखाते हैं। दो आर्ट्स से सीधे बीसीए। Yes. आर्ट्स करने के बाद ऐसा नहीं लगा यूपीएससी वगैरह की तैयारी करूँ, आईएएस आईपीएस बनूँ? नहीं, एक्चुअली आई डोंट फील डाउन टाइम एनी टाइम, तो क्योंकि मैंने ज़ीरो से देखा है तो आई डोंट फील कि अभी अगर कुछ डाउन टाइम आ जाएगा तो कैसा होगा मेरा। तो लकीली मेरे घर से सपोर्ट था, तुम पढ़ो बाकी का हम देखेंगे। कि मेरे पिताजी और मेरे भैया तो वो पुणे में आते थे समर के टाइम। अच्छा। तो वो किस लिए आते थे कि समर में यहाँ पे गन्ने का जूस, तो वो 2-3 महीने यहाँ पे रहते थे। आलू का फुल सपोर्ट था क्योंकि अभी जैसे आपने जैसे बताया कि गांव, फिर फोर्ट, फिर बड़ा गांव, फिर अहमदनगर, फिर हैदराबाद, तो ये जो पूरा जो चला है 10, 12, 15 साल चला होगा, तो पूरे टाइम घर से सपोर्ट था, हाँ भाई बाबा फिर से खेती के लिए जा सकते। तो वैसे उतने एफर्ट्स डाल के उन्होंने फिर सब मैनेज किया हो। तो फिर से जैसे कि बीपीओ में कम्युनिकेशन स्किल्स मैंडेटरी होते हैं, फंबल हुए बहुत सारे कि नहीं, फिर से इंग्लिश कि आपको कन्वे करते नहीं आ रहा है, कि बेसिक इंट्रोडक्शन तो रट्टा मार लिए कि ये। लेकिन इंटरव्यूअर बंदा अच्छा था, वो बोला कि मुझे तेरा कॉन्फिडेंस अच्छा लगा कि तू कुछ तो बोल रहा है, कुछ तो ट्राई कर रहा है, तो आई विल गिव यू अ चांस। उस महीने का जो पहला सैलरी आया था मेरा, इट वाज 7,500। स्टार्ट किया एक्सप्लोर करना कि यार वीडी लैंग्वेज और वीडीए मोर ऑफ सिमिलर ही है। तो मैंने वो उठा के ऑटोमेशन स्टार्ट किया, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन मैक्रोस बना। तो मैंने जो डे टू डे काम करता था एसएपी ऑटो, जो परचेस ऑर्डर क्रिएट या पीआर की कुछ वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करना, वो वाला काम मैंने ऑटोमेटिक। क्लाइंट्स को वो पसंद आया कि ये मॉडल अच्छा है। तो मुझे और अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि अब ठीक है, तुम ऑपरेशंस नहीं करोगे, उससे तुम ऑटोमेशन करोगे। विश्वास के साथ में आपका स्वागत है। एक लीडिंग सर्वे के हिसाब से आज की डेट में जो मेजॉरिटी ऑफ द टास्क मैनुअल होते हैं, आने वाले टाइम में पूरे ऑटोमेट हो जाएंगे। इसका मतलब एक नया एरिया जॉब अपॉर्चुनिटी का, जिसके लगेंगे स्किल, एजुकेशन, एक्सपीरियंस। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम मिलेंगे अशोक कराले से, जिनका 1 डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस है आईटी में और एक्सपर्टीज है ऑटोमेशन में, और एंड में मास्टर क्लास के डिटेल। ये उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो कि इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या फिर आने वाले टाइम में इस फील्ड में एंट्री लेना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अशोक कराले से। हाँ अशोक, कैसा लग रहा है? हेलो विश्वास सर, अलग ही फीलिंग है डूइंग दिस फर्स्ट टाइम। तो अलग ही है, मतलब बयान नहीं कर सकते वैसा है। तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये दैट्स गुड। अपनी हालत वैसी ही है। वो डॉक्टर मरीज का जोक है ना, मरीज बोलता है सर मेरा पहला ऑपरेशन है, और डॉक्टर बोलता है घबराओ बाप मेरा भी पहला ऑपरेशन है। यस डेफिनेटली। तो अशोक कैसा रहा है, मतलब अपन ने तो साथ में काम किया काफी साल पहले, तो तुम्हारा पर्सनल कैसा रहा, मतलब कि कहाँ से हो, पढ़ाई वगैरह कैसे क्या करी है? यस, तो मैं हूँ एक छोटे से गांव से, नाम है बोसे। तो ये लोकेट होता है अहमदनगर, प्रीवियसली नोन एज अहमदनगर, लेकिन अभी अहिल्या नगर कहते हैं उसको। तो महाराष्ट्र से है, तो वहाँ से हूँ मैं। मेरा एक छोटा सा गांव है, तो अराउंड 1,000 पीपल का गांव है। तो वहाँ पे 4th तक मैंने पढ़ाई की। तो जो भी है गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे, तो वहाँ पे 4th तक, और उसके बाद 5th से 12th तक मैंने किया है। एक पास में एक गांव है, छोटा बड़ा है हमारे गांव से, करंजी करके। तो वहाँ से मैंने 5th से 12th तक पढ़ाई की है, वो अगेन मराठी मीडियम से। अच्छा। तो 10th के बाद मुझे नहीं पता था कि अलग अलग स्ट्रीम्स भी होते। तो मैंने जो पास में है स्कूल वहाँ पे एडमिशन लिया। उसके बाद 11th में जाके मुझे पता चला कि अब ये स्ट्रीम्स भी होते हैं अलग अलग। तो मैंने वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट था आर्ट्स, तो मैंने आर्ट्स में एडमिशन लिया था। अच्छा। तो आर्ट्स में एडमिशन लिया मैंने, तो 10th को मुझे 56 अराउंड परसेंटेज थे। तो लाइफ में मैं, आई इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग,
फर्स्ट टाइम इंग्लिश सब्जेक्ट में मैं पास हुआ था, 10th में आके? तो तब तक हमेशा +10 +5 माइनस वैसे ही रहता था, तो पेस मार्क्स पे पास हुआ था। ओह, तो ये जो स्कूल जिसको 4th के बाद आपने किया, वो स्कूल गांव में था, आपके गांव से दूर था? कितना दूर था? वो अप्रोक्स 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना। रोज का? यस, तो हमारे पास साइकिल नहीं थी, एआई, तो घर में एक ही साइकिल रहने, तो वो घर में पिताजी या किसी को लगती थी, तो हम हमेशा मतलब बहुत सारे लोग बच्चे थे, तो हम साथ में सुबह सुबह 9 बजे निकल जाएंगे, साथ में सबको कलेक्ट करते करते कि चलो चलो, तो बीच में खेतों में से रास्ता रहता था शॉर्टकट, तो ओह, हम मेन रोड से ना जाके शॉर्टकट से सबको कलेक्ट करते करते ऐसे जाते थे। हर रोज़ का हमारा वो दिनचर्या कह सकते हो। तो रोज का 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना? यस, मेरी ऐसे कुछ बड़ी मेमोरी नहीं है स्कूल की कि हाँ ना मैंने कुछ अचीव किया है बहुत बड़ा, लेकिन इट जस्ट हैपन। तो 10th तक तो मेरी कुछ ऐसी फॉन्ड मेमोरीज नहीं है कि हाँ ये मैंने अचीव किया था। आई वॉज ऑलवेज इनटू मिडिल क्लास, लाइक शरारती भी नहीं, होशियार भी नहीं, तो वैसे हमेशा मैं मिडल में रहा हूँ, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ना ज़्यादातर टीचर्स को मैं पता होगा कि ये पबजा था, पढ़ के गया यहाँ से? तो ऐसा कुछ सीरियसनेस नहीं था। तो 10th को पास होने के बाद मैंने जब 11th को गया, तो लकीली मे बी जब मैं आर्ट्स में था, तो वहाँ पे होशियार बच्चों की चांसेस कम है कि वो आर्ट्स में जाएं, तो जाते थे, एक तो साइंस सी मेन स्ट्रीम है, तो उसमें जाते, तो वहाँ पे मुझे एज मिल गई कि आप मैं कुछ तो कर सकता हूँ आर्ट्स, वो बात अलग है, कौन सा स्ट्रीम है वो मैटर नहीं करता। तो मैंने वहाँ पे आर्ट्स में फिर मैंने अच्छे से पढ़ाई की, तो क्लास में मैं बॉयज़ में टॉप आया था। क्या बात है? ग्रेजुएट नहीं कर पाई मुझे, लेकिन फिर भी तो बॉयज़ में मैं टॉपर था, तो उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, यार मैं कुछ तो कर सकता हूँ, आई एम नॉट दैट बैड। हाँ, तो 12th में मैंने 56% थे मुझे 10th को, तो 12th में मैंने अचीव किया 72%। क्या बात है? तो अगेन आई वाज टॉपर इन बॉयज़, गर्ल्स। बट आर्ट्स ही चल रहा था? यस। ओके। तो अगेन वहाँ पे इंग्लिश वाज सो, तो वो ख़त्म होने के बाद 12th के बाद क्या, तो वहाँ से बाहर निकलना ही एक ऑप्शन है। वहाँ पे आजू बाजू कोई कॉलेज नहीं है, जो भी कॉलेज है एटलीस्ट 20 to 30 किलोमीटर्स अवे है, तो 2-3 ऑप्शंस है, तो अहमदनगर या अहिल्यानगर अभी का, तो वहाँ पे हमने एक कॉलेज चूज़ किया, अहमदनगर कॉलेज, जो कि बड़ा कॉलेज है अच्छा, सिटी का, तो वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया बीसीए को। आर्ट्स से सीधे बीसीए? Yes. आर्ट्स करने के बाद ऐसा नहीं लगा यूपीएससी वगैरह की तैयारी करूँ, आईएएस आईपीएस बनूं? नहीं, एक्चुअली वहाँ पे नॉलेज गैप या गाइडेंस की कमी से तो कोई बताने वाला नहीं था, मतलब होंगे बट हमने कभी ढूंढा नहीं अच्छा। कि कौन बताएगा। तो हमारे प्रिंसिपल थे, हाँ। 12th तक जो स्कूल था हमारा वहाँ पे, तो वो प्रिंसिपल थे, उन्होंने क्या किया कि अभी देखो तुम होशियार हो, मतलब अच्छे खासे मार्क्स आए हैं, तो दूसरा कहाँ पे क्या करोगे, तो ये बीसी अच्छा है, कोई कोई बच्चे गए हैं तो देख लो वहाँ पे जाओ। तो वो सुन के हम चले गए, मतलब ऐसे कुछ हमारा गोल नहीं था कि यही करना है वो करना है, ओह, तो वो चले गए, तो वहाँ पे जाके सरप्राइज़ आया कि यार भाई ये सब इंग्लिश में होता है। सबसे बड़ा धक्का। हाँ, तो वो मेजर था, मतलब कैसे होगा, मतलब हमने तो कभी इंग्लिश को इतना देखा नहीं है, हाँ। तो कैसे होगा वो। तो हमने क्या किया, मेरे पास मेरे साथ और दोस्त थे गाँव के 3-4 लोग, हम साथ में गए थे, तो बाकी लोग जो थे वो होशियार थे, मतलब वो साइंस से आए हैं, तो मैं और एक दोस्त था और एक अलग, वो आर्ट्स थे। तो उसमें क्या हुआ कि हमने फिर ये सदमा ले लिया कि ये सब इंग्लिश में है, लेकिन अपने को तो सर्वाइव करना है, पीछे नहीं जा सकते। तो हमने क्या किया कि जो भी पढ़ाते थे हमने एकदम रिगरसली वो फॉलो किया, और हमने लिटरली वो एकदम है ना रट्टा मारना, अच्छा। अब एकदम वर्ड बाय वर्ड ये वैसा, भले ही समझे ना पिकना, रट्टा बाय रट्टा मारा, हाँ। और लकीली मैंने ऑल सब्जेक्ट क्लियर कर लिए, वो भी कट ऑफ मार्क के साथ, मतलब 32 को पासिंग रहता है। हाँ। तो यू डोंट बिलीव कि मेरे 32 33 ऐसे 5 सब्जेक्ट में वैसे ही, अच्छा, पहले बार जब एग्जाम दिया बीसीए में? राइट, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट था 32 33 वैसे ही सब्जेक्ट के मार्क्स। बट बड़ा वो रहा होगा कि मराठी मीडियम से आके बीसीए में इंग्लिश, और अपने को नहीं, अपन पहली बार, काफी मेहनत लगी होगी। राइट, तो वो तो था कि यार कुछ तो अचीव कर सकते हैं हम, वो हाँ। रहता है एक फीलिंग कि यार
वी कैन डू एनीथिंग। तो वहाँ से वो बिल्डअप होना शुरू हुआ कि यार ठीक है, हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं, इफ़ वी थोड़ा और एफर्ट डालेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वहाँ से मैंने वो सीखना चालू किया ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग क्लासेस लगाए। वहाँ पे क्लासेस के शॉर्टेज है, लेकिन प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज सी प्लस अच्छा, ऐसे तो बीसीए के टाइम ही चालू कर दिया था ये सब? हाँ, तो लकीली वहाँ पे थे क्लासेस, हाँ हाँ। वो कर लिए। लेकिन अगेन वहाँ पे वो क्यों करना है वो नहीं बताया गया। अच्छा, सब जा रहे हैं तो चलो अपन भी चलो। वो जैसे कि अगर आपको याद होगा कि वो पैटर्न बनाना, वो स्टार का ऐसे प्रिंट करो है, वो क्यों करने वो नहीं पता। बस करना है। हाँ, देखो प्रिंट करो, हाँ चल रहा है, हाँ वेल। तो वैसे करते करते हमने ग्रेजुएशन कर ली। तो हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्या था, हाँ एक बार ग्रेजुएशन कर ली तो कोई भी कंपनी हमको उठा ही लेगी, हाँ। जॉब ही पड़े वहाँ पे। तो वो मिसकंसेप्शन ब्रेक हुआ जब हम पास आउट मतलब लास्ट सेमेस्टर पहुँचे। हाँ तो वहाँ पे पता चला है जो अगली वाली बैच थी वो लोग तो इधर उधर ही ढूंढ रहे हैं या एमसीयू को एडमिशन ले रहे हैं, हाँ। मास्टर्स है, क्योंकि उनको जॉब नहीं मिल रही। अच्छा। तो इसलिए नहीं कि उनको एमसीए करना था, लेकिन उनको दूसरा कुछ नहीं मिल रहा है इसलिए वो एमसीए कर रहे हैं। ओके। तो वो सिचुएशन हो रही है। तो हम वैसे ढूंढ रहे थे क्या करें अभी। तो सिचुएशन तो ऐसी है कि वापस तो नहीं जाना है। तो हमने क्या किया कि कहीं से हमको फिर से पता चला कि हैदराबाद में क्लासेस होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, बहुत सस्ते में सिखाते हैं। 2-3 हज़ार रुपये इसकी फ़ीस है, रहने खाने का खर्चा है वो सब रहेगा। तो वैसे हम हैदराबाद गए। फिर से 3-4 लोग हमने सोचा, डिसाइड किया और एक ट्रैवल बस पकड़ ली। तो ये एग्ज़ाम होने के बाद, फाइनल सेमेस्टर की एग्ज़ाम होने के बाद हमने सीधा गए अमीरपेट, हैदराबाद अच्छा, में जो फेमस है क्लासेस के लिए। फिर जाके बिरयानी खाई सबसे पहले? पैराडाइज कुछ भी की, हाँ? पता नहीं था, सहरा से बिरयानी भी स्पेशल होती है तो हमने राइस रसम वैसे ही खाया था लिटरली। मतलब वहाँ पे हमने 2,500 में मैंने डॉट नेट के क्लासेस किए। अच्छा। टारगेट हमने क्या क्या सेट किया था कि एक सर्टिफिकेशन करेंगे। ग्रेजुएशन हो गया, वो सर्टिफिकेशन करेंगे तो उससे तो जॉब मिल ही जाएगी। अच्छा। ये अगेन मिसकंसेप्शन है हाँ। कि सर्टिफिकेशन वर्थ होता है, तो ऐसा होता नहीं है। ये हमें बाद में रियलाइजेशन हुआ। तो हमने वहाँ पे गए, क्लासेस किए। बहुत अच्छे क्लासेस होते वहाँ पे, बहुत अच्छे से सिखाते हैं वहाँ पे। क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते लेकिन सिखाते अच्छे अच्छे से से। सिखाते हैं, सस्ते में है। तो वो अच्छा था। तो हमने वहाँ पे 6 महीने निकाले मैंने। तो वहाँ पे मैंने डॉट नेट की अच्छे से स्टडी की, और उसके बाद सर्टिफिकेशन किया डॉट नेट का, माइक्रोसॉफ्ट का। तो वो अगेन कितना 5-6 थाउजेंड वैसा कुछ तो था, लेकिन मैंने कर लिया। और उसके बाद मैंने बोला कि यार अभी तो सर्टिफिकेशन आ गया, चलो अभी पुणे, तो गांव हो गया, अहमदनगर हो गया, हैदराबाद हो गया, फिर क्या वापस पुणे? टू पुणे। फिर? तो अभी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे, तो पुणे में होंगी। हाँ। तो वैसे फिर से यहाँ पे पुणे में आया अकेला। उसके बाद यहाँ पे फिर से कनेक्शन, कोई कोई कर रहे थे यहाँ पे काम, या कोई कॉलेज कर रहे थे, वैसे उनके साथ मिलके एक रूम में शिफ्ट हो गए। तो बट अभी ये सर्टिफिकेट के बाद पढ़ाई हो गई पूरी? हाँ, ऐसा मेरा मानना था। फिर इसके बाद और पढ़े क्या? नहीं, उसके बाद पढ़ाई नहीं की, तो यहाँ पे जॉब सर्च करना शुरू किया। बट अभी ये जो पूरा ड्यूरेशन था पढ़ाई वाला, इसमें मतलब घर वालों का फुल सपोर्ट था? क्योंकि हाँ अभी जैसे आपने जैसे बताया कि गांव, फिर फोर्थ, फिर बड़ा गांव, फिर अहमदनगर, फिर हैदराबाद, तो ये जो पूरा जो चला है 10-12-15 साल चला होगा, तो पूरे टाइम घर से सपोर्ट था, हाँ भाई बाबा कर तू? यस। तो लकीली मेरे घर से सपोर्ट था, तुम पढ़ो, बाकी का हम देख लेंगे। तो अच्छा। मुझे ये मेंशन करना पड़ेगा कि मेरे पिताजी और मेरे भैया, तो वो पुणे में आते थे समर के टाइम। अच्छा। तो वो किस लिए आते थे कि समर में यहाँ पे गन्ने का जूस बिकता है। हाँ हाँ। तो उस टाइम कैसा था कि वो हाथ से घुमाने वाला, हाँ देखा होगा, आदमी वो गन्ना डालता है, ये घुमाता है, हाँ। हाँ। तो वो सीजनल बिजनेस काइंड ऑफ हाँ। यहाँ पे आते थे पुणे में। तो वो 2-3 महीने यहाँ पे रहते थे। अच्छी खासी, मतलब साल में जितना हम कमा सकते हैं वहाँ पे खेती से, वो उतना वो 2-3 महीने में कमा के फिर से खेती के लिए जा सकते। तो वैसे उतने एफर्ट्स डाल के उन्होंने फिर सब मैनेज किया होंगी। भले ही हमारी फ़ीस अभी के लिए, अभी हम देखें तो 30,000 कुछ तो रहती थी ग्रेजुएशन की, लेकिन वो उनके लिए बहुत। बहुत बड़ी। तो फिर वो हर साल आके इधर गाड़ी 2-3 महीने गर्मी टाइम लगा के और करके अपना। हाँ। तो तो उन्होंने
बहुत एफर्ट डाले हैं, तो जो भी है अभी मैं आई वुड गिव क्रेडिट कि उनकी वजह से है, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं किया कि क्वेश्चन कि कहाँ पे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो वो मतलब अभी कभी कभी ऐसा भी होता है, पूछते भी नहीं है, तो अलग ही है, लेकिन ठीक है, मतलब उन्होंने उतना फ्रीडम दी है कि हाँ जाओ, मतलब करो स्ट्रगल अपना। बट ये जो पूरा फेज रहा है पढ़ाई का, इसमें कभी कुछ ऐसा फीलिंग आई है ऐसा कि भाई बहुत ही ऐसा डाउन टाइप कि यार अभी तो हो गया, अभी कुछ नहीं होने वाला है, और फिर अगर वैसी सिचुएशन आई है तो उससे बाहर कैसे निकले मतलब? तो ये आया था मतलब सेकेंड ईयर में आया था वैसा। तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर कर लिया, हम एकदम हवा में चले गए, वी कैन डू एनीथिंग। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो गया, सेकंड में हमको लग गई 80 तो सब्जेक्ट बैक हो गई। और तो पता नहीं, अभी रिमेम्बर नहीं सब्जेक्ट हार्ड थे या हमने पढ़ा नहीं था। कर दिया। हाँ, तो हम थोड़े डाइवर्ट हो गए कि हाँ यार हो रहा है, सब कुछ कर लेंगे। तो सब्जेक्ट की में भी थोड़ी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती जाती है, हाँ। तो उसकी वजह से हमारे बैक रह गए। तो सेकंड ईयर में हम आ गए, तब भी एक दो सेकंड सेमेस्टर के बैक थे। तो रूल ऐसा था कि अगर आपको थर्ड ईयर में जाना है हाँ, इतने क्लियर, हाँ, के क्लियर। क्लियर हो, तब जाके हमारे लगी कि अभी क्या करना। तो वो डाउन टाइम ऐसा हो गया कि है ना, अभी मतलब सदमे में चले गए कि अभी ये करना है, नहीं तो एक साल गया, मतलब आपका क्रूशल ईयर होता है वो। हाँ। तो तब हम अगेन बैक टू पेपर की, भाई ये निकालना है। तो तब जाके हमने फिर से वो स्टार्ट किया हमने कि यार सुबह पढ़ाई करेंगे, स्कूल कॉलेज करेंगे, और उसके बाद फिर से पढ़ाई करेंगे। तो वहाँ पे लाइब्रेरी अच्छा था हमारा, तो वहाँ पे हम जाते थे। तो आजू बाजू ऐसा एनवायरनमेंट है, तो उसके साथ थोड़ा पढ़ाई ज़्यादा होता है। तो वैसे करके हम उससे क्लियर किए और फिर थर्ड ईयर में जा पाए। तो वो एक था डाउन टाइम, अदरवाइज एवरीथिंग वाज सपोर्टिव। तो पढ़ाई के लिए तो कुछ नहीं था ऐसा। नहीं, अच्छी मतलब सेल्फ मोटिवेशन वो सेकेंड ईयर में आके, और फैमिली का सपोर्ट, मतलब आपके घर वालों ने आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए, आपके भाई बहन होंगे उनको वो करने के लिए जो स्ट्रगल किया, वाकई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर पेरेंट्स का वही रहता है। मतलब ये मैं तो आपको जानता हूँ, बट ये वाली बात मुझे नहीं पता थी। तो वो सपोर्ट बहुत मैटर करता है। और ऐसे उन्होंने स्पून फीडिंग भी नहीं किया कि ये लो ये खाओ, वैसे नहीं है, जाओ खुद देखो। ढूंढो, खुद करो। क्योंकि उनको भी इतना आइडिया नहीं है, वो भी फिनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी तो मुझे देखना है। तो जब आपके पास छुट्टी उट्टी रहती थी तो आप खेत में जाके काम करते तो अभी भी जाता हूँ। हाँ, क्या करते? तो हम पहले कैसा था, ऐसा नहीं ना सिर्फ मोटर चालू करी हो गया, हाँ? इतनी नहीं होती है। तो पहले के ज़माने में या जब हम छोटे थे, तो सब कुछ जो था वो बैल से होता था, तो उससे खेती होती थी, ट्रैक्टर वगैरह हाँ आ गए। तो तब सब कुछ करना, जुताई वगैरह सब कुछ करना है, या कुछ यहाँ से वहाँ लेके जाना है, तो वो बैलगाड़ी रहे उसमें। तो वो लेवल का मतलब सब कुछ आता है मुझे खेती का। तो बैलगाड़ी चलाना भी आता है? हाँ, क्या बात है। तब सब कुछ कर लाता था। तो एक मेमोरी आई वुड लाइक टू शेयर कि जब मैं टेंथ में था, तो टेंथ के बाद 11th तक बहुत सारी छुट्टियाँ रहती, हाँ। तो 2-3 महीने तो रह ही जाती है। तो तब पिताजी और भैया अगेन पुणे आए थे। तब हमारे पास 10 गाय थे। तो घर में मैं और मेरी माँ दोनों रहते थे। तो हमें क्या करना है, वो 10 गायों का मिल्किंग करना है। हाँ, 2 टाइम करना पड़ता है, सुबह शाम। सुबह शाम। हाँ, तो वो करना है, और प्लस दिन में मैं ये ट्रैक्टर्स वगैरह रहते हैं, हाँ, हाँ। वो ये उठाते हैं, पत्थर वगैरह, या जो घर में घर को बांधने के लिए वो पालू रहती है। हाँ, तो वो उठाने का भी मैंने मतलब दिन भर वो करना। तो हर एक ट्रैक्टर की जो ये रहेगी, क्या कहते हैं उसको, खेप कहते हैं मराठी में, आई डोंट नो। तो उसके हमें 40 रुपए पर ट्रॉली वैसे ये मिलता था, अच्छा। सैलरी वैसे बोल सकते हो। तो दिन में ऐसे 12 से 13 वो लोरियों के ये करते थे माँ। हाँ, हाँ। तो वो भी मैंने किया है, मतलब ऐसा नहीं कि सब परफेक्ट है, सब अच्छे से है, नहीं, वो स्ट्रगल भी है वहाँ पे, लेकिन उतना उसको मैं ग्लैमराइज नहीं करूँगा कि हर एक ने वही वैसे ही करना है, कि अभी बहुत चीज़ें बढ़ गई है या टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो अभी वो कोई नहीं करता मैनुअली। अब जैसे भी मशीन्स है, एक्सकेवेटर्स है,
तो उससे वो हो जाता है, लेकिन पहले के ज़माने में या हमारे बचपन में नहीं था। तो वैसे भी काम किया मैंने, तो आई डोंट फील डाउन टाइम एनी टाइम। तो क्योंकि मैंने ज़ीरो से देखा है, तो आई डोंट फील कि अभी अगर कुछ डाउन टाइम आ जाएगा तो कैसा होगा मेरा। मेरा बेस बहुत पक्का हो गया हो, फिर जैसे कि अभी उससे बुरा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या हो जाऊँगा, खेती करूँगा, और वो अपने को आता ही है। आता ही है। सही है, सही है। दैट्स अबाउट माई पर्सनल जर्नी की यहाँ से हूँ मैं, अभी यहाँ तक हूँ। तो आपने सुना अशोक की जर्नी पढ़ाई खत्म होने तक। अब अशोक, नौकरी, पहली नौकरी इम्पोर्टेंट भी रहता है, उसका अपना एक अलग स्ट्रगल रहता है, तो पहली नौकरी मिली कैसे? राइट, ओके। तो पहली नौकरी की भी स्टोरी है। तो जब मैं पुणे वापस आया हैदराबाद से, तो मैंने स्टार्ट किया डॉट नेट डेवलपर की जॉब सर्च करने के लिए। तो अगेन वहाँ पे 2 चीज़ें आई। अ, एक तो था इंग्लिश। इंग्लिश तो वो पीछा नहीं छोड़ रही थी। हाँ, वो पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो हमने क्या किया था, हैदराबाद में तब थे, तब क्लासेस भी किए थे। हाँ। लेकिन वो वहाँ पे कैसे था कि इंग्लिश में इंग्लिश सिखा रहे थे। तो वो हमें नहीं जम रहा था। फिर भी वी ट्राई कि कुछ तो सीखे बेसिस। तो वो बुक अभी भी मेरे पास पड़ी है शायद। तो वो वहाँ पे क्लासेस लगाए हमने कि स्पोकन इंग्लिश की, और कैसे बढ़ाए या कैसे सुधारे उसको। तो वो नहीं सुधरा वहाँ पे। तो हम बैक आए पुणे, सोचा ठीक है देख लेंगे वहाँ पे आके। तो मैंने क्या किया कि 2-3 इंटरव्यूज़ फेस किए वहाँ पे। मतलब पहले राउंड्स जो टेक्निकल होते थे, टेस्ट होते थे, वो क्रैक हो गए। लेकिन जब इंटरव्यू पे बैठते थे, तो वो एक्सप्लेन ही नहीं हो रहा था कि मुझे क्या आता है। अच्छा। तो वो काइंड ऑफ बिकम ब्लॉकर हाँ। कि नहीं हो रहा है वो। तो वह वहीं से रिजेक्शन आना स्टार्ट हुआ। तो वहाँ तब कैसा था कि इन पर्सन ही इंटरव्यू होते थे। तो हाँ। जाना है, वो पूरा दिन एक इंटरव्यू के लिए रहता। तो ऐसा नहीं कि हम 2-3 अटेंड कर पाए। और वो जो इंटरव्यूज़ रहते थे वो अराउंड पुणे रहते थे, वहीं पे कभी मगरपट्टा रह गए, कभी घराडे, कभी हिंजेवाड़ी। जौड़ी। तो वो पूरा दिन उसमें ही डालना है। तो पीएमटी है अपना, पूरे दिन का पास निकाल लेना है, हाँ, और जाना है। तो वैसे मैंने ट्राई किया, इंटरव्यूज़ अटेंड किए, लेकिन डॉट नेट के ओपनिंग्स कम रहते थे। भी चाहिए उनको एक्सपीरियंस चाहिए। तो उतना एक्सपीरियंस तो मैं दिखा नहीं सकता था। फ्रेशर, एज़ अ फ्रेशर मुझे सिर्फ ओप्स कंसेप्ट वगैरह जो बेसिस वो आता था। लेकिन रियल टाइम अगेन वहाँ पे कंसेप्ट सब पता है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो नहीं पता। तो फ्रेशर नहीं जम रहा है। तो वहाँ से भी रिजेक्शन आना शुरू हुआ। तो 1-2 महीने वेट किया हमने। तो 1-2 महीने में फिर से मतलब पैसा तो लगेगा, पुणे की कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा थी। तो हमने एडजस्ट किया, ट्राइड कि 1-2 महीने कुछ तो हो जाए। तो फिर भी नहीं हो रहा था। तो एक दिन लकीली मुझे इन एक कंपनी का लेटर आया, मेल आया अच्छा। कि दे हैव वॉक इन। हम्म। तो वहाँ पे मैं गया। तो वहाँ पे पता चला कि ये पीपीओ के लिए जॉब है। तो आप करोगे क्या? मैंने बोला ठीक है, मतलब जॉब ही तो चाहिए, मतलब क्या ही होगा, जॉब जॉब होती है। हाँ। तो बाद में देख लेंगे, डॉट नेट नहीं तो कुछ और सही। जो भी होगा देखेंगे बाद में, अभी जॉब चाहिए। हाँ। तो वहाँ पे इंटरव्यू दिया। तो फिर से जैसे कि बीपीओ में कम्युनिकेशन स्किल हाँ। हाँ। मैंडेटरी होते हैं। तो वहाँ पे मैं गया। तो अगेन वहाँ पे फंबल हुए बहुत सारे हम्म। कि नहीं, फिर से इंग्लिश कि आपको कन्वे करते नहीं आ रहा है, कि बेसिक इंट्रोडक्शन तो रट्टा मार लिया कि ये बोलना है आपसे वो एक बार गाड़ी चालू हुई तो खत्म होने तक रुकना नहीं है, कोई कुछ भी बोले। बीच में। लेकिन दूसरा कोई स्टेशन आ जाए, फिर पटरी से उतर दी, फिर पता नहीं कहाँ पे जाया। तो वैसे ही हुआ, इंट्रोडक्शन ठीक है, वो रट्टा मार लिया तो वो हो गया। दूसरा क्वेश्चन आया कि कहाँ से हो, कैसे वो, जो प्रिपेयर नहीं था। हाँ। तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो गई। तो ओके। शांत बैठे रहे या गलत कुछ बोल दिए। लेकिन इंटरव्यूअर बंदा अच्छा था, वो बोला कि ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मुझे तेरा कॉन्फिडेंस अच्छा लगा कि तू कुछ तो बोल रहा है, कुछ तो ट्राई कर रहा है, तो आई विल गिव यू अ चांस। क्या बात है। तो मेरी पहली तनख्वाह कितनी थी, तो मे बी मैंने लेट ज्वाइन किया था। आई रिमेंबर द ज्वाइनिंग डेट 5 मार्च 2012। उसको ज्वाइन किया मैंने, 5 दिन का सैलरी कम था। हाँ। ये उस महीने का जो पहला सैलरी आया था मेरा, इट वॉज 7,500।
ओके। वो मेरी पहली सैलरी। फिर क्या किया उसका? तो वो मैंने मम्मी पापा को दिया। क्या बात है। इट वाज इमोशनल कि हाँ, पहला सैलरी है। तो दे वर हैप्पी कि ठीक है, कुछ तो कर लेगा तू। कुछ तो कर लेगा। तो बाकी खेती तो आती है तुझे, वो तो सिखाई दिया आपने। वो तो है। तो ये हो गया। उसके बाद एवरी मंथ फिर नेक्स्ट कुछ बोनसेस वगैरह करके 10-12 हज़ार तक आई वाज गेटिंग। तो वहाँ पे मैंने, लेकिन अच्छी बात ये थी कि मैं ऑपरेशंस में ज्वाइन हुआ था। ओके। तो वहाँ पे मैंने एसएपी सीखा। एसएपी क्या होता है, ईमेल राइटिंग, सो आते ही थे। तो सब कुछ। तो वैसे बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ, मुझे बिजनेस का नॉलेज आने लगा उनकी। तो मैं तब ज्वाइन हुआ था सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट डोमेन में। तो इट वाज गुड कि ऐसे बीपीओ मतलब इतना टेली कॉलिंग और हाँ, ये- कार्ड खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो। तो वो लकीली मुझे अच्छा प्रोसेस मिल गया। तो वहाँ पे मैं सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट सीखा। वहाँ पे भी मैंने कस्टमर इंटरेक्शन या ओके इंटरेक्शन, वो चांसेस मिलते गए। तो और वो बिल्डअप होती गई अपनी फाउंडेशन जो डली थी। राइट। तो फिर ये ऑटोमेशन में कैसे गए फिर? तो जब मे बी कैसे लगा कि यार अब ऑटोमेशन में चले जाना चाहिए, यही है सब कुछ? राइट। तो बीपीओ ज्वाइन कर लिया सब, तब तक अच्छा था कि यार चलो नई जॉब है, नए के नए अर्न चले गए। उसके बाद वो मैंडेन लगने लगा कि यार ये डे टू डे वही करना है। तो शुरू में मुझे नाइट शिफ्ट थी। पहले के 2-3 साल मैंने नाइट शिफ्ट की, और तो बहुत प्रॉब्लम होने की, मतलब एसिडिटी है, वो नाइट शिफ्ट को बहुत तकलीफ देती है। तो हम दिन भर सोने के, रात रात में जगना है। तो वो एक था कि हेल्थ वाइज फील कर रहा है। उसके बाद नया कुछ नहीं सीखे। एक टाइम के बाद क्या होता है कि अब आपको नया मोनोटोनस होने लगता है। मोनोटोनस हो जाता है। तो उसके बाद मैंने सोचा नया जो हमें आता है, हैदराबाद याद आया मुझे कि क्या बात? डॉटनेट सीखा है, हाँ हाँ हाँ। तो कुछ कर सकते हैं क्या। तो मैंने क्या किया कि आई लुक अराउंड वीबीए जो इनबिल्ट होता है हर एक क्लाइंट के एमएस ऑफिस में। तो एक्सेल में तो पढ़ा ही है। तो वो मैंने स्टार्ट किया एक्सप्लोर करना कि यार वीडी लैंग्वेज और वीडीए मोर ऑफ सिमिलर ही है। तो आप इंटरनेट सर्च कर लो, आपको ट्यूटोरियल ही मिल जाएंगे सब कुछ से सर्च करने पे। तो मैंने वो उठा के ऑटोमेशन स्टार्ट किया, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन मैक्रोस बनाना। तो मैंने जो डे टू डे काम करता था एसएपी ऑटो, जो परचेस ऑर्डर क्रिएट या पीआर की कुछ वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करना, वो वाला काम मैंने ऑटोमेट कर दिया था। तो अपने लेवल पे अपना ही काम का ऑटोमेशन है। तो मैंने खुद का ऑटोमेशन कर लिया, हाँ। और वो टीम लीड या मैनेजर को उनको दिखाया, पर इम्प्रेस किया यार ये अच्छा है। मतलब इन हाउस डेवलपर पहले कैसे था, कंपनी में स्ट्रक्चर ऐसा था कि अलग टीम रहे, वो डेवलप करके देगी, आप खुद से करोगे तो वो मेंटेन नहीं करेगी। तो उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, ठीक है हमारे पास डेवलपर है, हम कर लेंगे। हाँ। तो उन्होंने अच्छे खासे मैक्रोस बिल्ड कर लिया हमने। ओके। जब हम साथ में बैठते थे तब मैंने, वहाँ पे हमें एक्सेस था विजुअल स्टूडियो का। अच्छा, फिर यहाँ से तुम उधर चले? तो मैक्रो ऐसे मतलब टेक्स्ट बेस्ड ऑटोमेशन जैसा लगा हुआ था। वहाँ पे ज़्यादा वैलिडेशन नहीं रहते या ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते था। लेकिन अगर मुझे अभी डॉट नेट वीपी, वो जो डॉट नेट जिस पे मैंने काम किया उसका स्टूडियो का एक्सेस मिल गया, जो डेवलपर डेवलपमेंट करते हैं उसमें, वो स्टूडियो उसका एक्सेस मिल गया। तो मैंने वहाँ पे एक्सप्लोर करना शुरू किया कि और क्या कर सकते हैं, ये तो बहुत एडवांस है, सब कुछ कर सकते हैं उससे, वेबसाइट बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ऑटोमेशन भी कर सकते हैं उसमें। ये पता चला मुझे वहाँ पे सेलेनियम यूज़ होता है। ओके। तो जो वेबसाइट बेस्ड ऑटोमेशन होते हैं वो मैक्रो में होते हैं, लेकिन वो इतने रिलायबल नहीं होते हैं। तो मैंने वहाँ पे सेलेनियम सीखा। डॉट नेट तो आता था, लेकिन और ज़्यादा सीख लिया। प्रैक्टिकली सीख लिया। वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया ऐसे ऑटोमेशन जो बड़े नहीं है, टैक्टिकल ऑटोमेशन ओके। कहते हैं उसको, कि क्लाइंट को ऑटोमेट तो करना है लेकिन पैसा नहीं है, कि ये छोटा सा तो काम है, यहाँ से ऑर्डर नंबर लेना है, कोई वेबसाइट में जाना है, तो सर्च करके वापस आ। रिजल्ट देना है। उसके लिए आरपीए टूल अगर कोई इम्प्लीमेंट करे, वो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन जो मैं करता हूँ, अगर वो इम्प्लीमेंट करने जाए तो उसकी सिंपल टूल की कॉस्ट पड़ेगी आपको 10-20 हज़ार डॉलर्स, ओके। जो हम फ्री में कर सकते हैं। लाइसेंस नहीं चाहिए, कुछ नहीं, लाइसेंस वगैरह सब कुछ है बस। तो बेसिकली आप ऑटोमेट भी कर रहे हो और पैसा भी बचा रहे हो राइट। और लाइसेंस भी नहीं लेने को लगा रहे हो। तो क्लाइंट्स को वो पसंद आया कि ये मॉडल अच्छा है। हम्म। तो मुझे और अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि अब ठीक है तुम ऑपरेशंस नहीं करोगे आज से,
तुम ऑटोमेशन करोगे। ओह तो वहाँ पे मुझे वो ट्रांजिशन मिला कि यार मैं ऑपरेशन में सीख गया, जो सीखना था डोमेन सीख लिया, टेक्नोलॉजी बिजनेस आ गया। सब बिजनेस सीख लिया। इन शॉर्ट आई वाज इनटू बिजनेस की यार बिजनेस को हैंडल कैसे होता है, बिजनेस चलता कैसे है। हम्म। तो वो आइडिया मुझे लकीली बीपीओ से मिल गया, जो बेस था वो पक्का हो गया। तो वो बेस होने के बाद मैं शिफ्ट हुआ ऑटोमेशन में, वो यूजिंग डॉट नेट। तो हम अशोक से जानते हैं कि ये एक्चुअली करते क्या है, जब ऑटोमेशन ऑटोमेशन इतना बोल रहे हैं, एक्चुअली करते क्या है? सो अशोक, बहुत ही लेमन टर्म्स में, क्रूड फॉर्म में, कॉमन आदमी को भी समझ में आ जाए जो आईटी से नहीं है, ये ऑटोमेशन जो है, आप एक्चुअली करते क्या हो? ओके, तो ऑटोमेशन मतलब जो भी है हम मैन्युअली करते हैं कि कोई वेबसाइट पे हम जाते हैं जैसे फेसबुक, तो वहाँ पे अगर आपको लॉगिन करना है, कोई यूज़र आईडी पासवर्ड लगता है, तो ऑटोमेशन क्या करता है कि जो भी आप मैन्युअली करते हो, क्लिक करते हो लॉगिन बटन पे, उसके बाद यूज़र आईडी पासवर्ड आता है उस पे फिल करते हो। तो ये जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं बिजनेसेस में भी, डे टू डे बिजनेस में, जैसे ईमेल सेंड करना हो गया, या एसएपी एप्लीकेशन है, ईआरपी है, उसमें कुछ डेटा फीड करना या उससे कुछ डेटा निकालना, जिसके लिए कोई रिपोर्ट या वैसे कुछ ऑलरेडी बिल्ट नहीं है, वो चीज़ें ऑटोमेशन से ऑटोमेटिक ही हो जाती है। उसमें मैनुअल इंटरवेंशन कुछ नहीं लगता। आपको जस्ट जो भी रोबोट बनाएंगे, रोबोट इन द सेंस सॉफ्टवेयर रोबोट, वैसे कुछ विजुअली या हार्डवेयर का अच्छा। होता है, तो वो जैसा ना एल्गोरिदम और कोड होता है जो वैसे ह्यूमन जो इंटरेक्शन है वो मिमिक करता है, कि जैसे ह्यूमन करता है वैसे ही वो ऑटोमेटिकली मिमिक करता है, जैसे टाइपिंग, क्लिकिंग और अदर एक्टिविटीज़ वी डू ओवर द कंप्यूटर। ओके। तो बेसिकली मतलब ये सब करके बिजनेस जो रूटीन टास्क है उससे दूर मेन टास्क पे फोकस करके अपना बिजनेस बढ़ाए। राइट, एंड इट्स आल्सो कॉस्ट सेविंग टूल फॉर कॉस्ट सेविंग। बिजनेस, क्योंकि आपके डायरेक्टली एफटी रिड्यूस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पैसा सेव हो रहा है। हम्म। और जो रोबोट्स होते हैं या जो ऑटोमेशन है वो 24/7 रन होता है। कोई है चाहे नहीं है। नहीं है, हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे है, वीकेंड है, वो कुछ नहीं देखता। तो इट्स 24/7 रन। तो हमने सुनी अशोक की कहानी, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से अहमदनगर, अहमदनगर से हैदराबाद, फिर हैदराबाद से पुणे। काफी इंटरेस्टिंग, इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग है, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग उससे रिलेट कर पाए होंगे। अब हम अशोक से जानेंगे सक्सेसफुल होने के लिए क्या जरूरी है, इररिस्पेक्टिव कौन सी इंडस्ट्री में हो। तो मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी एक वर्ड होगा, कि आप जो भी कर रहे हो मेक इट कंसिस्टेंटली, और उसको प्रोग्रेसिव रखो। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप कंसिस्टेंट हो लेकिन वही वही चीज़ कर रहे हो, तो वो मेंटेन हो जाएगा, रिपीटेटिव हो जाएगा, वहाँ पे आप प्रोग्रेस फिर उसको ऑटोमेट कर दो। मेक इट ऑटोमेटिक, हाँ। वही फॉर्मूला वर्क करेगा, मेक इट डायनामिक और प्रोग्रेसिव रहो। हर एक में जो भी पुराना हो रहा है उसको अनलर्न करो एंड अपस्किल। अपस्किल करो। और फेलियर से जो सीखा है, मतलब अभी तक जितना भी रहा, कहीं ऐसा टाइम आया होगा जहाँ फेल हुए भाई अपन, तो उस फेलियर से क्या सीखा है ताकि आगे उसी वजह से फेल ना हो। तो बिजनेस में टर्म होता है आरसीए, रूट कॉज एनालिसिस। तो वो हर एक फेलियर का अपने को करना चाहिए, कि क्या रूट कॉज था उसका, क्यों हुआ है, मतलब कुछ किया है आपने किसी? अ, या जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन के टाइम बहुत करना पड़ा था हमें रूट कॉज एनालिसिस, की क्या क्या गलत कर रहे हो, इसकी वजह से एक साल हमारा बर्बाद हो सकता है। हो सकता है। हाँ, तो वो रूट कॉज एनालिसिस किया कि हम मूवी देखने ज़्यादा जाते थे, तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो क्या बात है। तो डेली जाते थे कि हफ्ते में एक बार? जो भी नई मूवी आ जाए हम ट्राई टू मेक इट कि हम जाएं। अरे सही आरसीए भले किया। हाँ, भले ही वो वहाँ पे कैसा था, वो सिंगल स्क्रीन थिएटर थे, हार्डली 20 या 30 रुपीज़ टिकट रहता था, लेकिन उस टाइम वो बहुत बड़ा था। ये आरसीए घर वालों को तो नहीं बताया ना? नहीं, ये फर्स्ट टाइम आपको बता रहे, तो वो ज़्यादा हो रहा था हमारा, तो वी गॉट डाइवर्टेड। तो है हर एक चीज़ और पार से करो। मतलब लोगों के लिए जो इस फील्ड में ऑलरेडी हैं या फिर आना चाहते हैं, जैसे ऑटोमेशन, जो एक स्टार्टिंग में भी मैंने बोला कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी काम हो रहा है इसमें, तो जो लोग इसमें ऑलरेडी हैं और आना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई सजेशन आपका, मतलब ऐसा
सिंपल कुछ ऐसा? डेफिनेटली। तो अभी जो आरपीए है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, वो कोर टेक्नोलॉजी हो गया, या अभी उसके जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो लेस होते जा रहा है, क्योंकि अभी वो भी इवॉल्व हो रहा है डे अच्छा। टू डे। हर एक चीज़ में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। सेम हैपन्स विद आरपीए एज वेल। तो आरपीए अभी हो गया इंटेलिजेंट प्रोसेस ऑटोमेशन। ओके। एआई के साथ बिल्ड होके वो इंटेलिजेंटली मोर ऑटोमेशन कर सकता है, ओके। डिसीजन मेकिंग कर सकता है। क्या बात है। उसके आगे आ गया अभी लेटेस्ट जो ट्रेंड है, जो अपकमिंग ट्रेंड बोल सकते हैं उसको, वो है एजेंटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, हाँ 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 हाँ। जिसमें जो चीज़ें मैनुअल के ऊपर डिपेंड थी, या ह्यूमन इन लूप बोलते हैं उसको, हाँ। अगर कोई डिसीजन हम कोड नहीं कर सकते, जैसे कि सब्जेक्ट हो गया ईमेल का, उसमें कुछ भी डाल सकते हैं यूज़र से, सब जगह कोई क्वेरी आती है कस्टमर से, वो कुछ भी लिख सकता है। तो उसका मीनिंग जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए इंटेलिजेंट उसको एआई यूज़ करके वो आइडेंटिफाई कर लेगा। लेकिन पहले आरपीए में कैसे था कि वो वर्ड होना चाहिए, हाँ। क्वेरी, ऑर्डर नंबर, वैसे कितने कितने हार्ड कोड करेंगे। करेक्ट। वो जो है वो इंटेलिजेंट के थ्रू, एआई के थ्रू उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। तो पहले नॉर्मली 70 to 80% चांसेस थे कि वो कोई पूरा प्रोसेस ऑटोमेट हो जाए, लेकिन अभी वो चांसेस 95 to 98% तक बढ़ गए हैं क्या बात है। प्रेजेंट क्या बात। से। तो अगर कोई ऑलरेडी इस फील्ड में है तो मेक श्योर वो एआई सीखे अपने अपने टूल में। जो मैं यूज़ करता हूँ वो है यूआई पाथ। तो वैसे और भी टूल है, हर एक टूल ने अपना अपना एआई या लेके आया। लेके आ रहे हैं। वो सीखो, क्रॉस स्किलिंग करो कि दूसरे टूल में क्या अच्छा है, हमारे टूल में क्या अच्छा है, कंपैरिजन करो, लेटेस्ट ट्रेंड के साथ रहो, क्योंकि अगर नहीं रहे तो आउटडेटेड होने के चांसेस अभी बहुत बढ़ गया है। क्योंकि पहले जो टेक्निकल रिवोल्यूशन या चेंजेस आते थे वो 5 साल 10 साल आते थे, अभी वो रिड्यूस होके 2-3 साल आ गया। तो आपको पुरानी चीज़ें अनलर्न। करनी है, नई चीज़ें लर्न करनी है। वैसा होना चाहिए जैसे कंप्यूटर में एमएस वर्ड में रहता है ना, सिलेक्ट डिलीट कट सी वी। इतना सीखा हटाओ, नया वाला है डालो। वो एक्चुअली बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है कुछ लोगों के लिए कि मुझे तो ये परफेक्ट आता है, मैं क्यों नया सीखूं। मैं क्यों नया सीखूं। तो लेकिन वो सीखना पड़ेगा। तो हमने अशोक से जाना ये ऑटोमेशन में एक्चुअली करते क्या है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम अशोक की मास्टर क्लास रखेंगे ऑटोमेशन से रिलेटेड 2 घंटे की, जिसमें हम और डीप जाएंगे, जिसमें हम अशोक के ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस से सीखेंगे इस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए और इस फील्ड में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ताकि आने वाले टाइम में हम जो पढ़ रहे हैं या फिर हम नौकरी कर रहे हैं, आने वाले चेंजिंग टाइम में कैसे हम रेलेवेंट रहें। थैंक यू अशोक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करता है हम आगे फिर मिलेंगे मास्टर क्लास में। एंड थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम। थैंक यू सो मच विश्वास फॉर हैविंग मी हियर। इट वाज ग्रेट प्लेजर टॉकिंग विथ यू, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द सीरीज। थैंक यू सो मच।